is used in place of nested if else में हम क्या कर रहे थे कि दो डिसीजन ले रहे थे, या तो कंडीशन ट्रू होगी या कंडीशन फॉल्स होगी। ठीक है, अगर दो से ज्यादा डिसीजन लेने हैं तो हमने इफ एल्स का यूज किया था वहां पे, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है रीड करना। जैसे हमने कल ग्रेटेस्ट ऑफ 3 फाइंड आउट किया था नंबर, तो उसमें हमने नेस्टेड इफ एल्स लगाया था। अगर ऐसे ग्रेटेस्ट ऑफ 1000 नंबर फाइंड आउट करना हो तो उसमें नेस्टेड इफ लग सकता है, बट वो थोड़ा रीडेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए भी यूज द स्विच स्टेट। ठीक है, सिंटेक्स के तो कैसा होता है स्विच का, सिंटेक्स लिख लो। स्विच इज अ कीवर्ड जो एक्सप्रेशन लेता है एज एन आर्गुमेंट देन करली ब्रेसेस, उसके बाद अगेन केस इज अ कीवर्ड, केस के बाद हम स्पेस छोड़ के लिखते हैं कोई भी कांस्टेंट, उसके बाद कॉलन, इसके केस का कोड, दिस इज द कोड ऑफ फर्स्ट केस। ऐसे ही नंबर ऑफ केसेस वी कैन गेट कांस्टेंट देन कोड देन केस of constant then code, और लास्ट में हम ऐसे मल्टीपल केसेस डिफाइन कर सकते हैं, और लास्ट में हम लिखते हैं डिफॉल्ट इज अगेन योर कीवर्ड, डिफॉल्ट के बाद कॉलन लिख के डिफॉल्ट का जो भी आप कोड लिखना चाहते हैं, देन ब्रेसेस क्लोज। ठीक है, दिस इज हाउ द बता रहा केस कांस्टेंट का मतलब है कोई भी इंटीजर कांस्टेंट होगा यहाँ पे, दिस इज एनी इंटीजर कांस्टेंट। और एक्सप्रेशन में भी आप जो एक्सप्रेशन दोगे इसके अंदर वो भी एक आपका इंटीजर कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे केस की जगह लिखा कांस्टेंट की जगह लिखा, सारे कांस्टेंट रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से, and I'm writing here case 1 सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है। then followed by colon। किसी को क्लियर नहीं है, बाकी सबको आ रही है। तो सर बीच बीच में थोड़ी कट गई थी। डिस्टर्बेंस आ रही है सर खराब आ रही डिस्टर्बेंस है आ रही है पीछे बहुत से। ज्यादा, बहुत ज्यादा। आपकी आवाज सर दूसरी आवाज भी आ रही है घरघराहट सी। हाँ सर नॉइज आ और रही कोई है नहीं है, बैकग्राउंड से। अब आ रही है, अब क्लियर है? नहीं सर अभी यस सर अभी क्लियर है। यस, जैसे मैंने वहां पे लिखा केस 1, तो 1 इज योर इंटीग्रल कांस्टेंट, ऐसे में केस 2 लिख सकता हूँ, केस 3 लिख सकता हूँ, एंड सो ऑन अप टू कितने भी केसेस आप डिफाइन। ठीक है, ये आपको केसेस आपको ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं, और आप किस केस पे कैसे जाओगे वो आपके स्विच के जो एक्सप्रेशन लिखा है उससे आप कैलकुलेट करके लिखते हो यहाँ पे। अगर मैंने यहाँ पे स्विच के अंदर जो पैरामीटर पास किया, सपोज यहाँ पे मैंने लिख दिया 2, तो ये डायरेक्टली केस 2 पे स्विच कर जाएगा। ठीक है, मैंने लिखा 3 डायरेक्टली केस 3 पे जाएगा। अगर मैंने 3 केसेस लिखे हैं और यहाँ पे 5 केस नंबर कोई भी नहीं है, तो फिर वो डिफॉल्ट का अप्रोच करेगा। ठीक है, तो केस नंबर जो भी आप ऊपर लिख रहे हो स्विच के अंदर दे रहे हो, दैट मस्ट बी योर इंटीग्रल कांस्टेंट। उसमें आप फ्लोट वैल्यू नहीं दे सकते, 5.2 नहीं दे सकते वहां पे। ठीक है, दैट इज नॉट अलाउड, ओनली इंटीग्रल कांस्टेंट इज टू बी एक्सेप्टेड इन द स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, बोथ इन द एक्सप्रेशन ऑफ अ स्विच एज वेल एज इन द केस लेवल्स। केस के साथ जो आप कांस्टेंट अटैच करते हो दैट मस्ट बी योर इंटीग्रल कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा इसके अंदर मेन जो बात है, मैंने सपोज यहां से लिखा केस नंबर 2, तो ये डायरेक्टली केस नंबर 2 पे जाएगा।
ठीक है, और केस 2 के बाद जितने भी केसेस हैं उन सबकी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। अगर हम ये चाहते हैं कि हम ही वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करें, केस 2 वाले कोड को एग्जीक्यूट करें, केस 3 पे ना जाए वहां पे, तो हम उसके लिए कीवर्ड यूज करते हैं दैट इज नोन टू बी अ ब्रेक कीवर्ड। तो हमें अपने हर केस के कोड के लास्ट में ब्रेक स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। ब्रेक का मतलब है कि जब वो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा तो उसको जब ब्रेक कोड मिलेगा, ब्रेक कीवर्ड मिलेगा, वो वहीं पे रुकेगा पहले किसी भी केस पे। ठीक है, तो ब्रेक इज अगेन अ कीवर्ड व्हिच इज यूज्ड टू गेट आउट ऑफ द स्विच स्टेटमेंट। कहाँ लिखनी है सर, डिफॉल्ट के पास कि कोड 2 के नीचे ही? कहीं पे भी लिख सकते हैं आप, केस के नीचे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ अभी। फॉर एग्जांपल स्क्रीन आ गई है, स्क्रीन दिख रही है सबको? नहीं सर। नहीं सर, कुछ नहीं दिख रहा है। तो आ जाए। आइए स्क्रीन, अब आ गई बेटा स्क्रीन? ये सर आ गई। ओके, मैंने इसमें एग्जांपल लिखा है स्विच, उसके बाद केस 1 के अंदर मैंने प्रिंट कराया हाई को, फिर ब्रेक लिखा है, केस 2 में प्रिंट है हेलो, ब्रेक नहीं लिखा, केस 3 में प्रिंट है बाय, ब्रेक नहीं लिखा, डिफॉल्ट प्रिंट एफ मी। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे पास ऑन कर रहा हूँ, सपोज स्विच के अंदर 1 पास कर रहा हूँ, तो वो कौन से केस के पास जाएगा? केस नंबर 1 के पास जाएगा। केस नंबर 1 पे जो भी स्टेटमेंट आपने कोड लिखा है वो यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करेगा हाई, और जैसे उसको ब्रेक मिलेगा तो यहाँ से लूप से बाहर आ जाएगा, स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ब्रेक नहीं लिखता तो वो क्या कर सकता, हाई के साथ साथ केस जितने भी रेस्ट ऑफ द केसेस हैं, जब तक उसको ब्रेक नहीं मिल जाता किसी केस में, वो सबको प्रिंट करता है। दिस इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है, बात समझ में आ गई? अगर मैं यहाँ पे ब्रेक नहीं लिखूंगा तो इसका आउटपुट आएगा हाई, हेलो, बाय। ठीक है, और अगर मैं किसी भी सपोज मैंने केस 2 के नीचे ब्रेक लिख दिया और ऊपर 1 पास किया है, तो हाई और हेलो को प्रिंट करते जैसे उसको ब्रेक मिलेगा वो स्टॉप कर जाएगा, केस 3 पे नहीं जाएगा। ठीक है, जैसे गाड़ी की ब्रेक लगाते हो तो गाड़ी वहीं रुक जाती है, नहीं लगाते तो चलती रहती है वो गाड़ी। तो ब्रेक का सिंपल मतलब यही है यहाँ, कि जहाँ पे भी ब्रेक लगा दोगे वो लूप से वहीं से बाहर आ जाएगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, क्लियर है? सर तो सर इसका मतलब हर केस के बाद ब्रेक लगाना पड़ेगा? हाँ, हर एक केस के बाद आपको ब्रेक लगाना पड़ेगा अगर आपको उसी पर्टिकुलर केस का कोड रन कराना है। ओके सर। कहाँ पे? केस 2 में? हाँ, हर एक केस में लगाओगे ना, जहाँ पे भी आपको कोड को रोकना है। केस 1 2 3 जितने केसेस बनाओगे हर एक की स्टेटमेंट ब्रेक सेंड करोगे जो कोड होगा उसका। क्लियर है सब? इसके स्विच के कुछ रूल्स है, वो रूल्स लिख लो। रूल नंबर 1, इट इज नॉट अलाउड टू ऐड डुप्लीकेटेड केसेस। इट इज नॉट अलाउड। आवाज आ रही है बेटा मेरे वहां पे? सबको यस आवाज आ रही सर, है मेरी? यस सर। ओके, फर्स्ट रूल लिखो, इट इज नॉट अलाउड टू ऐड डुप्लीकेट केसेस। डुप्लीकेट केसेस का मतलब है कि अगर आपने केस 1 लिख दिया तो दोबारा से अगले केस में दोबारा से केस 1 नहीं लिख सकते।
दैट नंबर शुड बी इन डिफरेंट, क्योंकि अगर दोनों के केस का 1 1 लिख दोगे और ऊपर से 1 पास करोगे तो कंपाइलर विल गेट कंफ्यूज कि उसको कौन से केस के ऊपर स्विच करना है, ठीक है। सो द केस नंबर शुड बी डिफरेंट। सेकेंड लिखो, only expression is allowed in the switch statement, only expression is allowed in the switch statement whose result is in integral constant, whose result is in a integral constant। इसका मतलब है जैसे मैंने स्विच के अंदर only expression is allowed in switch statement whose result is in integral constant। integral constant मतलब कि जो भी आंसर आएगा उसका इंटीजर में होना चाहिए, that should not be in float। जैसे एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ पे स्विच के अंदर 1 लिखा, ये तो मैंने डायरेक्टली 1 पास कर दिया, लेकिन इसके अंदर मैं कोई एक्सप्रेशन देना चाहूँ तो वो दे सकता हूँ। अगर मैंने लिख दिया x प्लस वाई, लेकिन दैट x प्लस वाई और x एंड y शुड बी इन इंटीजरल फॉर्म। अगर x की वैल्यू मैंने यहाँ पे दे दी, सपोज आई एम राइटिंग हियर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे 3 + 2 करके ऐड करके 5 बना देगा, एंड दैट 5 शुड बी इन योर इंटीजरल कांस्टेंट। ऐसा नहीं होगा कि 2.0 प्लस 3.0 को मैं ऐड करके लिखूं तो उसका रिजल्ट 5.0 आएगा, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज स्विच विल ऑलवेज टेक अ इंटीजरल कांस्टेंट वैल्यू, नॉट अ फ्लोटिंग वैल्यू। ठीक है, क्लियर है, ये क्लियर है। तो आप यहाँ पे एक्सप्रेशन भी दे सकते हो, बट एक्सप्रेशन का आंसर सर आपका इंटीजर आता है। हाँ बोलो। जैसे आप x प्लस वाई लिखोगे और x को आपने डिक्लेयर किया 2 और y को 3, तो पहले x प्लस वाई करेगा और फिर केस 5 पे जाएगा। अगर केस 5 होगा वहां पे, अगर केस 5 नहीं होगा तो डिफॉल्ट पे जाएगा। ओके सर। ये क्लियर है सबको। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट लिखो। थर्ड से मैंने बता दिया, फ्लोट वैल्यू इज नॉट अलाउड इन द केस लेवल्स, फ्लोट वैल्यू इज नॉट अलाउड इन द केस लेवल। इसका क्या मतलब है कि केस का जो आप लेवल लगा रहे हो वो फ्लोट में नहीं होना चाहिए। लाइक केस 2.1 नहीं लिखते, ठीक है, ये केस 0.2 नहीं लिख सकते। जो भी फ्लोटिंग वैल्यू है वो आप केस का लेवल, दैट शुड बी इन योर इंटीजर। थर्ड पॉइंट क्लियर है आपको। जैसे यहाँ पे हमने लिखा केस 2, यहाँ पे मैं 2.10 दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। फोर्थ लिखो, the variable expression is not allowed as an case label, variable expression is not allowed as a case label। इसका क्या मतलब है कि आप सपोज मैंने ऊपर लिखा y इज इक्वल टू 2, स्विच केस y, ये भी लिखना अलाउड नहीं है भी। ऐसा नहीं कि आप सोचो कि ऊपर मैंने y डिक्लेयर कर दिया, यहाँ पे केस 2 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। वेरिएबल की फॉर्म में भी आप केस के लेबल को डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, करेक्ट है। इसका मतलब क्लियर है लहंगा। वेरिएबल एक्सप्रेशन इज इसका नॉट अलाउड मतलब एज हमें जब डिक्लेयर करना हो तो केस 2 लिखना पड़ेगा। हाँ, केस 2 लिखना पड़ेगा, केस 2 3 4। अच्छा, ये भी नहीं है कि आपको 1 2 3 ही लिखना है सीक्वेंस, आप इंटीजर कांस्टेंट कोई भी दे सकते हो। 1 के बाद डायरेक्टली 100 दे दो या 100 के बाद डायरेक्टली 1000 दे दो, वो आपकी मर्जी है। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं कि आपको 1 2 3 4 5 करके लिखना है, ठीक है। लेकिन जो वैल्यू एक्सप्रेशन में पास कर रहे हो उस के अंदर से, वो उस केस में एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो डिफॉल्ट पे जाएगा। ओके सर। हाँ बोलो। अगला पॉइंट लिखो, द डिफॉल्ट सर कैन बी केस प्लेस्ड लेवल में एनीवेयर इन अगर द। हाँ हाँ बोलो। सर केस लेवल में अगर वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे तो एरर दिखाएगा कि वो गार्बेज वैल्यू। एरर दिखाएगा, ओके सर। लेकिन उसको एज अ मैक्रोस ले सकते हो। वो मैक्रोस अभी कराऊंगा तो उसमें बता दूंगा कि मैक्रोस क्या होते हैं, कैसे यूज करते हैं। ओके सर। फिफ्थ पॉइंट लिखो,
The default can be placed anywhere in the switch statement. Default can be placed anywhere in the switch statement, but it is calculated at the end of all cases execution. It is calculated at the end of all cases execution. इसका मतलब है कि डिफॉल्ट को आप पूरे स्विच स्टेटमेंट में कहीं भी लिख सकते हो, उसको स्टार्टिंग में लिखो, बीच में लिखो, एंड में लिखो, इट डजंट मैटर, लेकिन सबसे पहले सारे केस कैलकुलेट होंगे, अगर उस केस में मैच नहीं करता तब डिफॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। बात समझ में आई? डिफॉल्ट सबसे लास्ट में लिखा है इसमें, ठीक है, अब उसको स्टार्टिंग में भी लिख सकते, लेकिन जब तक सारे केस एग्जीक्यूट नहीं कर देता कंपाइलर तब तक वो डिफॉल्ट के पास नहीं जाएगा। इसका मतलब डिफॉल्ट हमेशा लास्ट में कैलकुलेट। हाँ बोलो सर। डिफॉल्ट भी कीवर्ड है ना? डिफॉल्ट इज आल्सो कीवर्ड। कीवर्ड्स को हम क्या नहीं डिक्लेयर कर सकते, क्या नहीं ले सकते? नहीं, जो कीवर्ड्स रिजर्व्ड होते हैं उसके नेम से हम क्या नहीं डिक्लेयर, वेरिएबल नेम हम कीवर्ड के नेम से नहीं रख सकते कभी भी सी के अंदर। अगर मैंने int int एक डेटा टाइप एज अ कीवर्ड यूज किया तो int नाम का मैं वेरिएबल नहीं ले सकता, ठीक है, बिकॉज कंप्यूटर का कंपाइलर गेट कंफ्यूज कि वो डेटा टाइप है या आपका कोई वेरिएबल है, बिकॉज जो रिजर्व कीवर्ड है वो कंपाइलर के बस उनकी डेफिनेशन है, तो उस रिजर्व कीवर्ड को ही वो उसको सपोर्ट करेगा। तो जो भी आप वेरिएबल नेम लेते हो वो आपका कीवर्ड्स नहीं हो सकते। ये पांचों पॉइंट्स क्लियर है सबको? ओके क्या है सेकंड? फ्लोट वैल्यू इज नॉट अलाउड इन द केस लेबल। केस लेबल में आप फ्लोट वैल्यू नहीं ले सकते, केस 2.0 नहीं ले सकते, केस 2.5 नहीं ले सकते। कहाँ पे? सेकंड में ओनली एक्सप्रेशन इज अलाउड इन द स्विच स्टेटमेंट एंड द रिजल्ट शुड बी इन इंटीग्रल फॉर्म। मतलब अगर आपने स्विच x प्लस वाई लिखा तो x और y की वैल्यू जब कैलकुलेट कर रहे हो या दे रहे हो उसको तो वो इंटीजर ही होनी चाहिए, यानी 2x को वैल्यू 2 दे दी और y की वैल्यू 2 दे दी तो 2 + 2 4 हो गया, 4 इज इंटीजर। ऐसा नहीं होगा कि 2.0 5.0 दे दिया तो रिजल्ट 7.0 दैट इज अ फ्लोट वैल्यू, वो एक्सेप्टेबल नहीं। ये पांचों पॉइंट्स क्लियर है स्विच के बारे में? इनका आपको ध्यान रखना है। एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, उसकी आउटपुट बताना क्या आएगी, देन विल मूव टू द गो टू स्टेटमेंट। अच्छा, ब्रेक वाला फंडा क्लियर है ना सबको? यस सर। इसका बताओ क्या आएगा आंसर? स्क्रीन दिख रही है सबको? सर अभी कुछ आया नहीं स्क्रीन पे, धीरे धीरे आ रहा है। अब लिखना स्टार्ट किया आगे। इंटीजर k इज इक्वल टू -2, j इज इक्वल टू 4, which k divide is equal to j by k,
सर स्क्रीन अटक गई है। कोई नहीं, आ जाएगी। अब आ गई है? कहाँ तक आई है? चलो बताओ इसका आंसर। स्टेटमेंट में क्या लिखा है सर? स्विच स्टेटमेंट में क्या लिखा स्विच में है के डिवाइड इज इक्वल टू जे डिवाइड के। सर स्क्रीन चली गई। स्क्रीन गई सर। सर स्क्रीन विजिबल नहीं है। भाई होल्ड पे है सर। आगे स्क्रीन। नहीं सर अभी नहीं, नहीं सर नहीं आई। नो सर। अब आ गई है? आ गई। हाँ, ब्रेक नहीं है। सर। हाँ, ब्रेक नहीं है किसी के पास। आ गई है, स्क्रीन आ गई है, देख लो। दिख रही है सबको? थ्री फोर आएगा सर। रिकॉल के बाद सर प्रिंटफ लिखा है ना सर? हाँ, printf 1। क्या आएगा आंसर? 3 और 4, ठीक है। सबका आ रहा 3 and 4? हाँ जी सर। यस सर। Only this expression is to be calculated on the priority order. This is your assignment operator. This is your arithmetic operator. So arithmetic operator has a highest precedence over the assignment operator. So j divided by k is to be calculated first. This is 4 divided by minus 2 is to be a minus 2, and k divide is equal to is to be calculated further. This is equivalent to k is equal to k divide minus 2. The value of k is minus 2. Minus 2 divided by minus 2 is 1. So it will return 1. ये यहाँ से इसका आंसर क्या आएगा? 1। इसका मतलब केस 1 के पास स्विच कर जाएगा डायरेक्टली। केस 1 से प्रिंट 3 का बिग स्टेट नहीं है तो अगले सारे से अगले सिर्फ ओनली 4 भी प्रिंट हो जाएगा। सो द आंसर इज 3,4। ये क्लियर है सबको? यस सर। डिफॉल्ट तो तब जाता है ना जब कोई केस एक्सिड मिलता है ना इसको। सपोज एक्सप्रेशन का आंसर आता 5, लेकिन 5 तो केस है नहीं यहाँ पे भी, तो फिर डिफॉल्ट हो जाता। ओके, द नेक्स्ट वन इज अ गो टू स्टेटमेंट। हमारी तीन स्टेटमेंट लिखी थी, कंट्रोल स्टेटमेंट्स। पहले थी डिसीजन कंट्रोल, सेकंड थी स्विच स्टेटमेंट, थर्ड है हमारी गो टू स्टेटमेंट। ठीक है, लिख लो। गो टू स्टेटमेंट इज यूज्ड टू टेक द कंट्रोल फ्रॉम
anywhere in the program, to take the control from anywhere in the program. Basically it is used as a jump instruction. Basically it is used as a jump instruction. It is of two types, forward jump and backward jump. It is of two types, forward jump and backward jump. The syntax for forward jump is go to, लिख लो, स्क्रीन पे लिख रहा हूं मैं, go to के बाद स्पेस, देन लेबल, देन इन्वर्टेड कॉमा और सॉरी सेमीकोलन, उसके बाद स्टेटमेंट, देन लेबल, कॉलन, स्टेटमेंट. दिस इज अ फॉरवर्ड जंप. गो टू आपका अगेन रिजर्व कीवर्ड है. लेबल आप कुछ भी यूज कर सकते हो, ठीक है, दिस डिपेंड अपॉन योर रिक्वायरमेंट. ठीक है, जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हो वैसे आप लेबल का नाम डिक्लेयर कर सकते हो यहाँ पे. और इस लेबल की डेफिनेशन क्या होगी वो आप उसको नीचे मेंशन करोगे. लेबल, जो भी ऊपर लेबल मेंशन कर रहे हो, दैट नेम, ये दोनों के दोनों जो नेम होंगे वो सिमिलर होने चाहिए. ठीक है, और लास्ट में कॉलन आएगा. उसके बाद आप उससे क्या करवाना चाहते हो लेबल से, उसकी कोडिंग आएगी. ठीक है, दिस इज अ फॉरवर्ड गो टू. बैकवर्ड गो टू जैसे इसका रिवर्स कर दो. पहले आप लेबल डिफाइन करोगे, उसके बाद आप गो टू लिखोगे. तो इन दोनों का आपस में स्वैप कर दो. ऊपर लेबल आ जाएगा, लेबल कॉलन कोडिंग, उसके बाद नीचे गो टू स्पेस लेबल सेमीकोलन. समझ में आ गया? लिखूं? सर आ गया समझ. बैकवर्ड में आप लिखोगे पहले लेबल कॉलन डेफिनेशन, देन गो टू लेबल सेमीकोलन एंड कोडिंग. ठीक है, जस्ट ओनली टू रिवर्स. तो बेसिकली गो टू को हम यूज कहाँ करते हैं? जब हमें प्रोग्राम में कहीं पे किसी इंस्ट्रक्शन से जंप करना हो किसी दूसरी इंस्ट्रक्शन पे. ठीक है, इफ एल्स में तो हम ओनली सिंगल इंस्ट्रक्शन को स्किप कर सकते थे. ठीक है, इसके अंदर हम मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को स्किप कर सकते हैं. जैसे मैंने कोडिंग लिखनी स्टार्ट करी और मैंने 4 लाइन एग्जीक्यूट करी. 4 लाइनों के बाद मैंने लिख दिया गो टू 9. ठीक है, इसका मतलब डायरेक्टली कंट्रोलर ये बीच वाली सारी लाइन स्किप करके डायरेक्टली 9 वाली लाइन के ऊपर कर जाएगा. दिस इज अ फॉरवर्ड जंप. ठीक है, तो पूरे प्रोग्राम में आप कहीं भी जंप कर सकते हो विद यूजिंग द गो टू स्टेटमेंट. मतलब क्लियर है इसका गो टू का? देखो एक प्रोग्राम देखो, इससे थोड़ा आइडिया लग जाएगा. बैकवर्ड का आप पीछे जंप कर सकते हो. हाँ करा रहा हूँ, दोनों का करा रहा हूँ. पहले फॉरवर्ड जंप का देखो. जैसे हमने नंबर हमारा इवन है या ओड है, उसका प्रोग्राम बनाया था. ठीक है, तो वो हम गो टू से कैसे बना सकते हैं? मेन एक नंबर यूजर से एंटर कराया है या आप खुद से दे सकते हो उसको. कैसे पता लगता है नंबर हमारा इवन है कि ओड है? मॉड्यूलस सिंबल से. अगर उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो नंबर हमारा इवन है, नहीं तो नंबर हमारा ओड है. तो सपोज n मेरा कोई नंबर है, उसके ऊपर मैंने मॉड्यूलस सिंबल लगाया, उसको डिवाइड किया 2 से. इफ इट इज इक्वल टू 0, ये मैंने इफ स्टेटमेंट में नहीं लिखा, ये सिंपल मैंने कैलकुलेट किया है. ठीक है, अब इसके ऊपर मैं गो टू लगा लूं. अगर ऐसा है तो गो टू, मैं लेवल का नाम दे रहा हूं इवन. ठीक है, या इफ स्टेटमेंट में अगर इसको डालना चाहो तो इसमें भी डाल सकते हो इसको. यहाँ पे लिख दो इफ
If n modulo 2 is equal to 0, then go to even, else go to odd. एक go to और बना दिया, जिसका लेबल क्या दिया मैंने, odd दिया। ठीक है, अभी तक तो मैंने सिर्फ यहाँ पे लेबल डिक्लेयर किए हैं, लेकिन ये लेबल क्या करेगा वो मैंने क्या बताया, आप लिखना लेबल का नेम, इवन और कॉलन, और ये केवल क्या करेगा, अगर इवन है तो प्रिंट करा दे द नंबर इवन, तो इसके अंदर प्रिंट इवन नंबर। सर आवाज कट रही है बहुत। ठीक है, ऐसे ही मैंने नोड के लिए भी एक लेबल बनाऊंगा। हेलो, अब आ रही है आवाज? यस सर, अभी तो आ रही है सही। पहले सर आवाज कट रही थी। यहाँ तक क्लियर है? देखो मैंने क्या किया है, नंबर को इवन एंड ऑड डिक्लेयर किया है यूजिंग द गो टू स्टेटमेंट। तो कोई भी नंबर एन नंबर है उसको मैंने मॉडुलर सिंबल से डिवाइड किया 2 से, अगर रिमाइंडर मेरा 0 हो जाता है तो नंबर मेरा इवन है, नहीं तो ऑड है। ठीक है, तो सिंपल हम इफ एल्स में कैसे करते थे, इफ एन मॉडुलो 2 इज इक्वल टू 0 देन प्रिंट एफ नंबर इज इवन। इसी को मैं गो टू स्टेटमेंट से करो, मैंने अब यहाँ पे क्या लगा दिया, गो टू लगा दिया, गो टू इवन। इसका मतलब इवन वाले लेवल के ऊपर चला जाए, और इवन वाले लेवल में मैंने क्या कराया, प्रिंट कराया। ठीक है, ऐसे ही मैंने एक ओड नाम का गो टू बनाया, और इस ओड को मैं डिफाइन कर रहा हूँ ओड कॉलन, और यहाँ पे मैंने प्रिंट कराया ओड। एंड ऑफ द मेन। स्क्रीन अटक की आ रही है? सर कोई रिमूव कर रहा है। हाँ हाँ, बट वो ओनली विद इन अ मेन होना चाहिए, विद इन मेन होना चाहिए। कहीं पे भी लिख सकते हो आप, जहां पे भी आप लिखोगे कंट्रोलर वहीं चला जाएगा, बीच वाले सारे इंस्ट्रक्शन को स्किप कर देगा। वो हाँ ठीक है, ये क्लियर है फॉरवर्ड का, दिस इज इन द फॉरवर्ड जंप, ये आगे की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, अब अगर बैकवर्ड मूव कराना हो तो स्क्रीन आ गई है सबके पास? अब मैं रब कर रहा हूँ, दिख रहा है? यस सर। यस सर। बैकवर्ड जंप, सपोज मुझे 5 नंबर्स प्रिंट कराने हैं स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो मैं एक इंटीजर नाम का आई वेरिएबल ले लेता हूँ, जिसकी वैल्यू 1 से इनिशियलाइज कर देता हूँ। ठीक है, और प्रिंट एफ आई, और आई को प्लस प्लस कर देता हूँ। अच्छा, ये लूप में यूज होगा, लूप लगाना पड़ेगा इसके लिए। सर हम्म, सर अगर मैं ब्रेक स्टेटमेंट को नेस्टेड इफ के सबसे अंदर वाले इफ में लगाऊं, जैसे मैंने नेस्टेड इफ में 3 इफ लगाए हैं और उसमें आखिरी इफ में ब्रेक लिखा है, तो वो ब्रेक सिर्फ सबसे अंदर वाले इफ से बाहर निकालेगा या सारे इफ से बाहर निकाल देगा? नहीं नहीं, जिस ब्लॉक में आपने ब्रेक डिफाइन किया।
ओके सर। गो टू आपको पूरे प्रोग्राम से बाहर लेके आता है, लेकिन ब्रेक आपको उसी ब्लॉक से बाहर लेके आता है जिस ब्लॉक में आपने उसको डिफाइन किया। इसका क्या आउटपुट आएगी? इंटीजर i इज इक्वल टू 1, लेबल printf i प्लस प्लस गो टू लेबल। देखो क्या कर रहा है, इंटीजर i इज इक्वल टू 1, i की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज हो जाएगी। उसके बाद मैंने एक लेबल डिफाइन किया है, ठीक है। इस लेबल की डेफिनेशन में क्या है, मैं प्रिंट करा रहा हूँ i की वैल्यू। तो i की वैल्यू पहले क्या प्रिंट हो जाएगी? 1, सो 1 इज टू बी प्रिंटेड। उसके बाद i प्लस प्लस है, i की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। उसके बाद के स्टेटमेंट क्या करा, गो टू लेबल। ये लेबल ऐसे मैंने एज अ वर्ड यूज किया है, लेबल यहाँ पे कुछ और भी वर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से गो टू लेबल का मतलब है ये लेबल सिंबल यहाँ से मैच करेगा, यहाँ पे वापस चला जाएगा। उसके बाद दोबारा से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, printf i का मतलब 2, i की वैल्यू हाँ इनफाइनाइट चलती रहेगी। तो एक ये लूप क्रिएट हो जाएगा आपका। तो बैकवर्ड जो लेबल है हम जनरली लूप क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। इसको रोकना चाहे तो अब यहाँ पे स्टेटमेंट लगा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसके नीचे यहाँ पे इफ लगा देता हूँ, इफ i is less than 6, देखो क्या होगा। i की वैल्यू 1 है, 1 is less than 6। हाँ पहले 1 प्रिंट हो जाएगा, i की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, इंक्रीमेंट होकर i की वैल्यू 2, 2 is less than 6, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो गो टू लेवल पे जाएगा, गो टू लेवल इसको दोबारा से लेवल पे लेके जाएगी, प्रिंट करेगी i की वैल्यू 2 प्रिंट होगी यहाँ, ठीक है। उसके बाद i का दोबारा इंक्रीमेंट लगेगा, i प्लस प्लस, i की वैल्यू 3, 3 is less than 6, कंडीशन ट्रू है। गो टू लेवल दोबारा वापस जाएगा, प्रिंट करेगा i को, i की वैल्यू 3 प्रिंट हो जाएगी। i प्लस प्लस 4, 4 is less than 6, कंडीशन ट्रू है। गो टू लेवल ऊपर जाएगा, प्रिंट करेगा, 4 प्रिंट कर देगा, i की वैल्यू 5 हो जाएगी प्लस प्लस करके, 5 is less than 6, कंडीशन ट्रू। गो टू लेवल प्रिंट करेगा i को, 5 हो जाएगी i की। और नेक्स्ट उसके बाद 6 हो जाएगी। अब 6 is less than 6, कंडीशन क्या है? फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होते ही ये वाला if के अंदर जो गो टू लेवल नहीं चाहिए प्रोग्राम से करेगा फिर 5 ठीक है। क्लियर? क्लियर है? सो दिस इज हाउ द बैकवर्ड जंप इज टू बी यूज्ड बाय यूजिंग गो टू स्टेटमेंट, ठीक है। जनरली हमारा जो बुक कहती है कि गो टू स्टेटमेंट को अवॉइड करना चाहिए आपको प्रोग्रामिंग के अंदर, क्योंकि आपका बहुत सारा कोड स्किप हो जाता है, ठीक है। तो आप बहुत रेयर केसेस के अंदर गो टू स्टेटमेंट को यूज करते हो, लेकिन जो बुक्स में लिखा हुआ है कि जनरली आपको अवॉइड करनी चाहिए गो टू स्टेटमेंट को यूज करना अपने प्रोग्रामिंग में, क्योंकि आपकी रीडेबिलिटी, जो प्रोग्रामिंग की रीडेबिलिटी है, आपको पूरे कोड को रीड करने के लिए आपको बार बार दोबारा करना पड़ेगा। सपोज मैंने सेकंड लाइन में लिख दिया कि गो टू 1000, तो डायरेक्टली 1000 वाली लाइन पे जंप कर जाएगा, बीच के 9, 9, 8 स्टेटमेंट स्किप हो जाएंगी। अगर आपको दोबारा उसके अंदर कुछ ऐड ऑन करना है तो वापस लेके आना पड़ेगा। तो रीडेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बुक्स कहती हैं कि गो टू स्टेटमेंट को अवॉइड करना चाहिए जब तक बहुत नेसेसरी ना हो, ठीक है। क्लियर है? ये क्लियर है सबको बेटा? घर पे गो टू क्लियर है? सर यस सर। सर हाँ बोलो। सर इसके लिए कोई अलग हेडर फाइल तो नहीं लगानी होती ना? चलो एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ और इसका आउटपुट क्या आएगी। स्क्रीन सबको विजिबल है? लिखो इंटीजर दिख रही है सबको स्क्रीन?
एरर आएगा सर। चलो इसका बताना आंसर क्या आएगा, ठीक है। हाँ हाँ दिख रही है ना पूरी स्टेटमेंट। जो सेकंड वाला आपका प्रिंटफ है, प्रिंटफ 2, वो आपका स्विच स्टेटमेंट से बाहर है। ब्रेक के बाद ब्रेसेस क्लोज है, उसके बाद प्रिंटफ 2 है। कोई डिफॉल्ट नहीं। डिफॉल्ट इज, ये लाइन भी लिख लेना, डिफॉल्ट इज ऑप्शनल। वहां आप लिखना चाहो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो यहाँ भी लिख सकते हो। डिफॉल्ट इज एन ऑप्शनल, इट इज नॉट मैंडेटरी, ठीक है। बाहर आ जाएगा तो इससे कुछ भी नहीं प्रिंट होगा, डिफॉल्ट नहीं चलेगा। अटेंडेंस अपनी भेज देना। फोन ट्राई कर रहा था मैं मेरा। हाँ। मैं सोचा था, मैं कहा आपका ये टूट है ना, अगला मेरा है, मैं कहा ये पहले तब आया खड़ा था मैं, दोबारा आना पड़ेगा। फिर आपको फोन ही नहीं मिला।